हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं दोस्तों मुकेश महेंद्र एजुकेशन चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पॉलिटिकल साइंस के निबंधात्मक क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे थे कि भैया निबंधात्मक क्वेश्चन करवाइए, तो आज इस वीडियो के अंदर हम 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ब्लूप्रिंट के अनुसार मैं आपकी तैयारी करवा रहा हूं। दोस्तों आप देखेंगे तो ब्लूप्रिंट में दे रखा है जैसे शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध के दौर से निबंधात्मक प्रश्न बनने वाला है। और एक चैप्टर है अपना दोस्तों दूसरी बुक से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उस बुक से भी निबंधात्मक प्रश्न बनने वाला है। एक चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, तो यानी 3 चैप्टर है दोस्तों, शीत युद्ध का दौर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। 3 चैप्टर से दोस्तों निबंधात्मक क्वेश्चन के बनने वालों है। ठीक है, निबंधात्मक क्वेश्चन 4 नंबरों पूछिए। अब दोस्तों इस वीडियो के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों मैं 100% कह सकता हूं इनमें से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये वीडियो अपना पहला रहेगा और इसके बाद एक दूसरा वीडियो और लेकर आऊंगा। कहने का मतलब है कि भाई 2 वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो तो ये हो गया, अब एक वीडियो और आने वाला है दोस्तों निबंधात्मक प्रश्न उत्तर पर। ठीक है, वो वीडियो आज नहीं कल आएगा। दोस्तों बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहना। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको रट्टा लगा लो दोस्तों, रट्टा। ठीक है, रट्टा लगा लेना। चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा लिया है, निम्न का अर्थ बताना है, जैसे शीत युद्ध के दौर उस चैप्टर से लिया गया है। यहाँ पर देखो प्रश्न जो बन सकते हैं चैप्टर से, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है कि गुट निरपेक्षता या फिर शीत युद्ध का अर्थ बताओ। प्रश्न तो एक ही है कि निम्न का अर्थ बताओ, निम्न की परिभाषा लिखिए, निम्न को एक्सप्लेन कीजिए इस प्रकार से। ठीक है, निम्न की व्याख्या कीजिए इस तरीके से। पहला पॉइंट है कि गुट निरपेक्षता या शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं, या फिर गुट निरपेक्षता नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए, या गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना। ये निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जा सकता है पहला प्रश्न। और या फिर इसके अथवा में पूछा जा सकता है कि अपरोध रोक और संतुलन से क्या तात्पर्य है, और महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती हैं, और छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ है। तो यानी ये निबंधात्मक प्रश्न के अंदर पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इनको अच्छे से आपको याद करना है। और अपना जो चैप्टर है दोस्तों राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उससे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन में आई प्रमुख समस्या कौन कौन सी है और विभाजन के परिणाम क्या निकलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में आ रही प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, और यूरोपीय संघ का अर्थ बताते हुए प्रमुख विशेषता कमियां बताओ। दोस्तों एक क्वेश्चन जो है नहीं वो थाने बोर्ड पर नजर आ रही है, मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। एक आंसर सबका बताने वाला हूं, मैं आंसर बताऊंगा दोस्तों मैं। ठीक है, आप टेंशन ना ले, इन सभी के आंसर बताने वाला हूं। जिन्होंने लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, जो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी सूचना आप सभी को समय समय पर मिलती रहे। चलो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, गुट निरपेक्षता या शीत युद्ध। या तो आप गुट निरपेक्षता के बारे में लिख लीजिए या फिर शीत युद्ध के बारे में आप लिख लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले पूछिए कि गुट निरपेक्षता को अर्थ बताओ। दोस्तों बताओ गुट निरपेक्षता को अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता, गुट सीधी सी परिभाषा ध्यान रख लेनी दोस्तों गुट निरपेक्षता की। गुट प्लस निरपेक्षता यानी किसी देश द्वारा अपना एक अलग ही गुट बना देना। ठीक है, अपना एक अलग ही गुट बना देना गुट निरपेक्षता कहलाती है। यानी परिभाषा आप लिखेंगे किसी देश द्वारा अपना एक अलग ही गुट बना देना गुट निरपेक्षता कहलाती है। या फिर आप परिभाषा लिख सकते हैं, जैसे आपको पता होगा 2 महाशक्तियां थी, एक अमेरिका थी एक सोवियत संघ, दोनों महाशक्तियां थी, दोनों महाशक्तियों से अलग रहना गुट निरपेक्षता। ठीक है, दोनों महाशक्तियों से अलग रहना गुट निरपेक्षता कहलाता है। सीधी सी परिभाषा ध्यान रखनी है। भारत ने कौन सी नीति अपनाई, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। और गुट निरपेक्षता का जो संबंध है वो किससे है, शीत युद्ध से है। सबको पता है गुट निरपेक्षता का संबंध किससे है, शीत युद्ध से है। तो परिभाषा आप लिखना चाहिए गुट निरपेक्षता की, तो देखो दोनों महाशक्तियों से अलग रहना गुट निरपेक्षता कहलाता है। सीधी सी परिभाषा ये याद कर लेनी। ठीक है, ना तो अमेरिका में शामिल होना ना सोवियत संघ में शामिल होना, दोनों महाशक्तियों से अलग ही रहना, एक अलग ही गुट बना देना गुट निरपेक्षता कहलाता है। आगे बात समझ में, बात आ रही ना समझ में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं अच्छे से आपको याद करवा दूंगा, टेंशन क्यों लेते हो, याद करवा दूंगा मैं। ठीक है, रट्टा लगा लो दोस्तों अच्छे से। शीत युद्ध, देखो दोस्तों शीत युद्ध, और जो शीत युद्ध है नहीं वो 2 शब्दों में मिल पड़े हुए हैं, शीत प्लस युद्ध। ऐसे ही बनकर बना है शीत प्लस युद्ध, ये 2 शब्द ही है, शीत प्लस युद्ध। लेकिन दोस्तों मैंने संधि विच्छेद किया है शीत प्लस युद्ध का।
अगर मैं इस शीत को हटा दूं, ठीक है, शीत को मैंने हटा दिया तो पीछे क्या बचा, ये युद्ध बचा। युद्ध का मतलब क्या होता है, युद्ध का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, डिशम 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 डिशम, ठीक है। युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा, कि आपस में लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा, युद्ध का मतलब लड़ाई झगड़ा। अगर इस युद्ध के आगे मैं शीत लगा दूं, शीत शब्द लगा दूं, तो बिल्कुल इसका अर्थ चेंज हो जाएगा दोस्तों। शीत युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसमें लड़ाई झगड़े की संभावना होती है। लड़ाई झगड़े की क्या होती है, संभावना होती है, अर्थात ऐसा लगता है कि अब तो युद्ध होकर रहेगा, लेकिन युद्ध होता नहीं है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों, शीत युद्ध, सीधी सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है कि विचारधाराओं की लड़ाई को हम क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध क्या है, तो शीत युद्ध आपस में विचारधाराओं की एक लड़ाई है। ये विचारधारा किस किस के मध्य हुई, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हुई। तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधाराओं की जो लड़ाई है वो शीत युद्ध है। आ रही ना बात समझ में, रट्टा लगा लो दोस्तों, रट्टा, ठीक है। शीत युद्ध क्या है समझ के याद कर लो, रट्टा लगा लो, क्योंकि रट रट कर लोग आईएएस बन गया है, तो अपन यही नहीं रट सकते तो फिर क्या मतलब, रट्टा लगा लो एक एक को। शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें लड़ाई झगड़े की संभावना होती है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि है जैसे जैसे, समझ के रटो दोस्तों, समझ के रटो, ठीक है। तो शीत युद्ध की परिभाषा आपके समझ में आ गई। शीत युद्ध किस किस के मध्य हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ। शीत युद्ध क्या है, तो विचारधाराओं की लड़ाई है। गुट निरपेक्षता क्या है, तो गुट निरपेक्षता अपने दोनों महाशक्तियों से अलग ही रहना, एक अलग ही गुट बना देना, गुट निरपेक्षता। यहां पर मैंने समझा दिया गुट निरपेक्षता और शीत युद्ध, ठीक है। दूसरा पॉइंट, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए। देखो दोस्तों, भारत ना तो अमेरिका में शामिल हुई हो और ना सोवियत संघ में शामिल हुई हो, भारत की हो, ठीक है। मैं तो दोनों महाशक्तियों वालों की रहा हूं, ठीक है। भारत की मैं तो अलग ही गुट बनाऊं, कि किस गुट बनाए तू, क्या मैं तो गुट निरपेक्षता की नीति को पालन किया रहूं। कौन की हो, भारत की हो। तो भारत ने किसका पालन किया, गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया। तो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए, ना तो भारत अमेरिका में शामिल हुआ ना सोवियत संघ में शामिल हुआ, तो भारत को क्या लाभ हुआ गुट निरपेक्षता की नीति अपनाकर। दोस्तों घना लाभ भैया, ठीक है। बताओ लाभ कौन कौन से हुए। देखो दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को लाभ हुए। भारत जो है अपने अंतरराष्ट्रीय फैसले जो है वो स्वतंत्र होकर ले पाया। भारत, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखना दोस्तों कॉपी के अंदर। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए। पहला पॉइंट, भारत अंतरराष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया, ठीक है। भारत जो है वो अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले सका, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए, ठीक है, तो भारत दूसरे की तरफ जा सकता था। ऐसे में ना तो कोई महाशक्ति उसके प्रति ध्वंस जमा सकती थी, ठीक है। मेरे समझ रहे होंगे दोस्तों, यानी भारत जो है वो ऐसी स्थिति में रहा, ठीक है, जिस पर कोई भी महाशक्ति जो है वो ध्वंस नहीं जमा सकती थी। यानी भारत जो है वो किसी महाशक्ति के पास जा सकता। अगर अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ हो जाए अमेरिका, तो भारत सोवियत संघ की तरफ जा सकता था। अगर सोवियत संघ खिलाफ हो जाए भारत के, तो भारत जो है वो किसके में जा सकता था, अमेरिका में, ठीक है। तो ये समझ रहे हैं दोस्तों, यानी भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो भारत दूसरे की तरफ जा सकता था, ठीक है। और क्या लाभ हुए भारत को गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से। भारत को और प्रमुख लाभ हुए, भारत जो है गुलाम होने से बचा, दोबारा गुलाम होने से बचा। भारत तो बचा ही बचा, साथ ही और देशों को भी बचाया, जैसे युगोस्लाविया है, मिस्र है, घाना है, ठीक है, बहुत सारे देश थे, इनको भी जो है दोबारा गुलाम होने से बचाया। तो इस तरीके से भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, तो ये प्रमुख भारत को लाभ हुए, ठीक है। लिख देंगे ना भाई, सब एक एक को याद कर लेना, पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में लिखना दोस्तों, नंबर मिलेंगे आपको पूरे में से पूरे, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखना दोस्तों, इसी तरीके से मैं जो कह रहा हूं। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए। उत्तर लगाया, गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को निम्न लाभ हुए। पहला लाभ हुआ, भारत अंतरराष्ट्रीय फैसले स्वतंत्र होकर ले पाया। भारत अपने हितों को ध्यान में रखकर फैसले ले सका। भारत हमेशा ऐसी स्थिति में रहा, अगर एक महाशक्ति उसके खिलाफ हो जाए तो भारत दूसरे की तरफ जा सकता था। और भारत जो है दोबारा गुलाम होने से बचा। भारत तो बचा, साथ और देशों को भी बचाया। इस तरीके से आप लिख देना। इसके बाद एक गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना। देखो दोस्तों, गुट निरपेक्षता की नीति की आलोचना होती है कि भाई
भारत जो है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, लेकिन इसकी आलोचना भी करते हैं दोस्तों। अब देखो आलोचना में क्या क्या कहा जाता है। आलोचना में यह कहा जाता है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो सिद्धांतहीन है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांतहीन है और भारत के व्यवहार में क्या है, स्थिरता नहीं है। ठीक है, और कुछ ये कहते हैं, आलोचना के अंदर कहते हैं भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति के संबंध में कि भारत ने 1971 में, ठीक है, भारत ने क्या किया, भारत ने 1971 में क्या किया दोस्तों, 1971 में यूएसएसआर, ठीक है, जो सोवियत संघ रूस है, सोवियत संघ रूस से क्या की थी, भारत ने संधि की थी। ठीक है, 1971 में भारत ने सोवियत संघ से संधि की थी। तो कुछ जो है ये देश कहने लगे कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, भारत ने जो है 1971 में यूएसएसआर यानी सोवियत संघ रूस से संधि की थी, वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के क्या है, खिलाफ है। ठीक है, और कुछ ने तो ये तक कह दिया कि भारत तो सोवियत संघ में शामिल था और गुटनिरपेक्ष नीति का ढोंग करता है। इस तरीके से दोस्तों भारत की प्रमुख आलोचना भी होती है। तो ये प्रमुख पूछा जा सकता है दोस्तों कि गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने से भारत को क्या क्या लाभ मिला और गुटनिरपेक्षता की आलोचना में क्या क्या कह रहे हैं, क्या को मतलब क्या क्या कहते हैं, ये प्रमुख आपको अच्छे से ध्यान रख लेना दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आपको एग्जाम से पहले याद कर लेना दोस्तों। मैं आपकी अच्छे से तैयारी करवा रहा हूं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन को पकड़ पकड़ कर लेकर आ रहा हूं, एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर छाप रहा हूं, उनको आपको समझा रहा हूं, आप इनको अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, रट्टा लगा लेना दोस्तों अच्छे से। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, उसका यानी ये प्रमुख हमने 3% देखे जो निबंधात्मक क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाई ऐसे ही पूछा जाए, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शीत युद्ध के दौरान भारत की क्या भूमिका है बताओ, शीत युद्ध के दौरान भारत की भूमिका बताओ। प्रश्न घुमा फिरा कर कैसे भी पूछे, लेकिन आंसर तो हमें यही लिखना है कि शीत युद्ध के दौरान भारत की प्रमुख भूमिका बताओ। तो भारत ने क्या किया, गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई और गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषता, आलोचना, ये प्रमुख हमको लिख देनी है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है दोस्तों। इसके बाद अथवा में मैंने लिया है अपरोध, रोक और संतुलन का प्रमुख अर्थ बताइए, और महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती हैं, छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या क्या लाभ मिले। अब दोस्तों मैं बताना वाला, ठीक है, अब मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर शब्द लिया मैंने अपरोध, रोक और संतुलन को हमें क्या बताना है, अर्थ बताना है। अर्थ, अपरोध का मतलब क्या होता है, अपरोध को मतलब है रुकावट या बाधा आ जाना। ठीक है, रुकावट या बाधा, कैसे बाधा आ जाती है, जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो। ठीक है, कोई भी पक्ष हो सकता है, जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा। आपको पता होगा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं किसकी, अमेरिका और सोवियत संघ की। किस किस की बात कर रहा हूं, अमेरिका और सोवियत संघ की। ये इधर तो रह गया अमेरिका और इधर है सोवियत संघ, यूएसएसआर। ठीक है, ये समाजवादी सोवियत गणराज्य, ये अमेरिका और ये सोवियत संघ, ये दोनों आपको पता है महाशक्तियां थी। ठीक है, ये महाशक्ति थी अमेरिका और सोवियत संघ। 1945 से 1991 में शीत युद्ध का दौर चला था इन दोनों के बीच। तो आपको पता होगा अमेरिका और सोवियत संघ, ये दोनों महाशक्तियां जो है दोनों बहुत ताकतवर हैं, दोनों बहुत ताकतवर हैं, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ऐसे में दोनों पक्षों ने युद्ध को टालने का फैसला ले लिया कि भाई हम तो युद्ध नहीं करेंगे। अगर अमेरिका सोवियत संघ से युद्ध करता तो अमेरिका को भी बहुत जनहानि होती, अगर सोवियत संघ यूएसए अमेरिका से युद्ध करता तो सोवियत संघ को भी हानि होती। तो दोनों ने फैसला ले लिया कि हम युद्ध नहीं करेंगे। ठीक है, युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए विश्व जो है वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गया। तो यही है दोस्तों अपरोध, रोक और संतुलन का मतलब हो गया रुकावट आ जाना। ठीक है, जब दोनों पक्ष बहुत ताकतवर हो, एक दूसरे को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे में कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा मोल लेना नहीं चाहेगा और जो है युद्ध नहीं करेगा। ये है अपरोध, रोक और संतुलन। सीधे अर्थ को समझ में आगे हुए थे। ठीक है, एक बाद में आगे दे रही है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती हैं। बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं दोनों, अमेरिका और सोवियत संघ, इतनी बड़ी महाशक्तियां है, तो ये छोटे छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती है, इनको क्या लाभ है, महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती है, प्रश्न पूछिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, महाशक्तियां जो है वो छोटे देशों के साथ गठबंधन इसीलिए बनाती हैं क्योंकि महाशक्तियों को महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते, सैनिक ठिकाने, भूमि मिल जाती,
और आर्थिक मदद, इस तरीके से पॉइंट लिखेंगे कि भी महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती, तो पहला पॉइंट लिखेंगे महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते हैं महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन इसीलिए बनाती क्योंकि महाशक्तियों को छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन में जैसे पेट्रोल है, खनिज संसाधन है, ये मिल जाते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं सैनिक ठिकाने, महाशक्तियां जो है वो सैनिक ठिकानों की सहायता से अपनी सेना का संचालन कर सकती थी। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं भू क्षेत्र यानी भूमि, महाशक्तियों को छोटे देशों से भूमि मिल जाती थी। ठीक है, और चौथा पॉइंट आप लिख सकते थे आर्थिक मदद, महाशक्तियों को जमीन में मिल जाती थी और आर्थिक मदद भी मिलती थी। ठीक है, छोटे देशों से। तो इस तरीके से यानी कहने का मतलब है पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे दोस्तों, और इनके बारे में 2-2 लाइनें 3-3 लाइनें जो भी आपको याद है वो लिखनी है इस तरीके से। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। और इसी का अपोजिट है जैसे ये दोस्तों कि भाई छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ, जो छोटे छोटे प्रमुख देश थे वो महाशक्तियों में शामिल होना चाहते थे, उनको क्या लाभ है, छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ मिलता, छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से लाभ ये मिलता। ठीक है, महाशक्ति जो है वो छोटे देशों को कहती सुरक्षा का वादा सौंपती। ठीक है, सुरक्षा का वादा, महाशक्ति क्या भाई थाना घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ताकि सुरक्षा करना मारो कर्तव्य है। महाशक्ति कहते तो मारा में आ जाओ, ताकि सुरक्षा मैं कह रहा। तो पहला पॉइंट है दोस्तों सुरक्षा का वादा, यानी महाशक्तियां छोटे देशों को सुरक्षा का वादा सौंपती कि भाई आप पर किसी भी प्रकार का कोई भी संकट आएगा तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा का वादा। दूसरा प्रमुख आप लिख सकते हैं आर्थिक मदद। ठीक है, हथियार उपलब्ध करवाना छोटे देशों को, ये महाशक्ति का काम है। तीसरा पॉइंट आप लिखते हैं सैन्य सहायता, हथियार जो है आर्थिक मदद भी करती है। इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है दोस्तों। है जैसे ये दोस्तों महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती है और छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ है, इस तरीके से आप लिख देना। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों पहला चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, जिससे बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा ये प्रमुख वेरी इंपॉर्टेंट, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। निबंधात्मक क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर वाला क्वेश्चन दोस्तों, निबंधात्मक क्वेश्चन आने वाले निबंधात्मक। ठीक है, निबंधात्मक आने वाले हैं 4 नंबर के, 4 नंबर का निबंधात्मक क्वेश्चन आएगा दोस्तों 1। तो ये प्रमुख आप याद कर लेना। ये हमारा शीत युद्ध का दौर जो है वो चैप्टर कंप्लीट हुआ। शीत युद्ध का दौर ये 6 नंबर का चैप्टर है, लेकिन एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, बाकी तो लघुत्तरात्मक प्रश्न वो आएंगे। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न भी आएंगे इसमें से। अब देखते हैं दोस्तों प्रमुख, जैसे दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है। देखो दूसरा, ये जो क्वेश्चन है ये आपको नजर जो आ रहा है दूसरा, ये आपके लिया गया है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। जो चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, उससे लिया गया है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि निम्न को स्पष्ट करो। क्या करूं, स्पष्ट करो। देखो दोस्तों स्पष्ट क्या कर रहा हूं, भारत पाकिस्तान के विभाजन में आई समस्या और परिणाम बताओ। देखो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रही है, बंटवारा हो रही है। तो बंटवारा हो रही है तो भी परिणाम भी बताना है, प्रमुख समस्या कौन कौन सी आई है वो बतानी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के विभाजन में आई प्रमुख समस्या और प्रमुख परिणाम हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम क्या देख लेते हैं, भारत पाकिस्तान के विभाजन में प्रमुख आई समस्या देख लेते हैं कि भी कौन कौन सी समस्या जो है वो प्रमुख आई है भारत पाकिस्तान के विभाजन में। आपको देखते हैं, देखिएगा दोस्तों भारत विभाजन के समय आई प्रमुख समस्या। तो आपको पता होगा दोस्तों मुस्लिम जो है वो पूरे देश में थे। ठीक है, मुस्लिम पूरे देश में थे और पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। ऐसे 2 इलाके थे जहां मुस्लिम जो है वो बहुसंख्यक थे, मुस्लिमों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक तो था पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों इलाकों को जोड़ना मुमकिन नहीं था। ठीक है, तो पहली समस्या तो ये प्रमुख आ गई थी। ठीक है, और सभी मुस्लिम जो है वो पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे, ये प्रमुख समस्या आ रही थी। ठीक है, और पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में जो है मुस्लिम ज़्यादा थे, तो इस प्रकार जिलों के आधार पर बंटवारा हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रमुख समस्या आ रही थी। देश में 565 रियासतें थी, तो यानी ये प्रमुख क्या आ रही थी दोस्तों, समस्या आ रही थी। एक बार दोस्तों आप इस क्वेश्चन को और पढ़ के जाना, मैं जो बता रहा हूँ उनका जो बेसिक सार है जो। ठीक है, इसके बाद है परिणाम, कि भारत पाकिस्तान में ये प्रमुख समस्या आ रही थी कि भाई जैसे भारत और पाकिस्तान मुस्लिम पूरे देश में थे और पूरे देश को बांटना आसान नहीं था, और ऐसे 2 इलाके थे जैसे पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों इलाकों को जोड़ना मुमकिन नहीं था और सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं थे। ठीक है, और पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में मुस्लिम ज़्यादा थे, तो इस प्रकार जिलों के आधार पर बंटवारा हो रहा था। तो ये प्रमुख समस्या आ रही थी। लेकिन दोस्तों जब भारत और पाकिस्तान के बीच ये समस्या आ रही थी और जब विभाजन हुआ तो इसके परिणाम क्या निकले, जब बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान का तो इसके परिणाम क्या निकले दोस्तों, प्रमुख परिणाम निकले दोस्तों, सांप्रदायिक हिंसा हुई। ठीक है, लोगों के साथ हत्या, बलात्कार हुआ। ठीक है, हत्या हुई,
मारपीट, लड़ाई झगड़े हुए, सांप्रदायिक हिंसा हुई। पहला पॉइंट तो आप ये लिख देंगे। दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे अचानक लोगों का स्थानांतरण हुआ, अचानक लोग जो है अपना घर बार छोड़कर दूसरे जाने लगे, ठीक है, अचानक लोगों का स्थानांतरण हो गया, उनके ये बेघर यानी कि घर बार को छोड़कर सब चले गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो आप ये लिख देंगे। तीसरा पॉइंट आप लिख देंगे दोस्तों, लोगों को मजबूरन शरणार्थी शिविर में रहना पड़ रहा था, महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या, जबरन शादी की जा रही थी, ठीक है। इस तरीके से संपत्ति का बंटवारा हो रहा था, 80 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया था। ये प्रमुख दोस्तों आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि आपको इस प्रकार से ध्यान रखना है। ये प्रमुख जो है भारत पाकिस्तान के विभाजन के प्रमुख परिणाम निकलते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको जो बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना और इसके आधार पर आप और भी अपने मन चाहे जो है वो लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो बिल्कुल आप आसानी से लिख देंगे जो मैंने बोले हैं, ठीक है। तो ये है दोस्तों भारत पाकिस्तान के विभाजन में प्रमुख समस्या और विभाजन के प्रमुख परिणाम, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में आ रही प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ठीक है, तो प्रमुख चुनौतियां हमारे सामने आ रही थी। हमारा देश आजाद हो गया 1947 में। अब दोस्तों प्रमुख, जैसे स्वतंत्रता के समय भारत में आ रही प्रमुख चुनौतियां, अब कौन कौन सी हमारे सामने चुनौतियां आ रही थी। आप सभी को पता चुनौतियां तो आ रही थी कि भी देश को एकता के सूत्र में बांधा जाए, ठीक है, पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधा जाए और देश में लोकतंत्र स्थापित किया जाए, ठीक है, पूरे समाज की भलाई की जाए, ठीक, पूरे समाज का भला करें। इस तरीके से ये प्रमुख चुनौतियां आ रही थी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को और देख लेना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये प्रमुख मैंने पहला और दूसरे क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से बताया दोस्तों, ये देखिएगा। मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा दोस्तों, उसमें निबंधात्मक क्वेश्चन आपके कवर करवा दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा मैंने आपके लिए लिया है दोस्तों जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र जो चैप्टर है आपका, उससे मैंने ये प्रश्न लिया है। देखिएगा प्रश्न क्या पूछा है कि यूरोपीय संघ का अर्थ बताते हुए प्रमुख विशेषता बताओ और प्रमुख यूरोपीय संघ की कमियां बताओ। हमें क्या बताना है, यूरोपीय संघ का अर्थ बताना है। या फिर देखो जरूरी नहीं है कि प्रश्न है जैसा का जैसा इस प्रकार से पूछे, प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है। आपको पूछा जा सकता है कि यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियां कौन कौन सी है, विस्तार से समझाओ। यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी, विशेषता बताओ। यूरोपीय संघ का अर्थ क्या है। अब प्रश्न कैसे भी पूछा जाए तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है दोस्तों, आसानी से आपको करना है, ठीक है। अब यहां पर मैं बात करने वाला हूं यूरोपीय संघ का अर्थ। सबसे पहले मैं यूरोपीय संघ का अर्थ बता देता हूं, यूरोपीय संघ की परिभाषा बता देता हूं। यूरोपीय संघ, संघ का मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर संघ बना। यूरोपीय संघ यानी यूरोप के देशों को मिलाकर बनाया गया एक संघ या एक संगठन यूरोपीय संघ कहलाता है। यूरोप के देशों को मिलाकर बनाया गया एक संघ क्या कहलाता है, यूरोपीय संघ कहलाता है। अब इसकी प्रमुख विशेषता और हमें कमियां बतानी है कि भाई यूरोपीय संघ की क्या क्या प्रमुख विशेषता है और इसमें प्रमुख कमियां कौन सी हैं, ठीक है। दोस्तों बड़े बड़े प्रश्नों को इस तरीके से लड़ना, आपको पता है दोस्तों मुझे भी मेहनत लगती है, मैं भी सबसे पहले पढ़ता हूं, पढ़ने के बाद आपके सामने इस तरीके से लेके आता हूं, तो मुझे भी टाइम लगता है। तो बिल्कुल एक बार लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने लाइक नहीं किया है तो, ठीक है। नहीं देखो यूरोपीय संघ की विशेषता, बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि भैया आप निबंधात्मक क्वेश्चन नहीं ला रहे हो, निबंधात्मक लाओ, इसीलिए मैं निबंधात्मक लेके एक वीडियो और लेके आने वाला हूं दोस्तों। आप टेंशन ना ले, अच्छे से तैयारी करते रहिएगा, पूरे 100 में से 100 नंबर लाने हमें तो, ठीक है। तैयारी करिएगा, जरूर आएंगे दोस्तों। पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, पूरे 100 में से 100 नंबर लाएगा जरूर, ठीक है। तो यूरोपीय संघ की क्या बतानी, विशेषता बतानी और यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियां बतानी। तो प्रमुख यूरोपीय संघ की सबसे पहले देखते हैं विशेषता। देखो दोस्तों यूरोपीय संघ की जो आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक तथा सैनिक जो प्रशासन जो है वो मजबूत है, सैनिक प्रभाव जो है मजबूत है। पहला पॉइंट तो आप ये लिख देंगे दोस्तों यूरोपीय संघ की विशेषता में दस्त है। दूसरा पॉइंट आप इसमें ये लिख देंगे यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं में कि 2016 में, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2016 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी यूरोपीय संघ, ठीक है। दूसरी विशेषता आप ये लिख देंगे। तीसरी विशेषता आप लिख देंगे दोस्तों यूरोपीय संघ, इसकी जैसे मुद्रा का नाम क्या है, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है, यूरो और अमेरिका डॉलर के लिए एक खतरा बनी हुई थी। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो अमेरिकन डॉलर के लिए एक खतरा बनी हुई थी। तीसरी विशेषता आप ये लिख देंगे, क्यों बनी हुई थी आप देखेंगे। चौथा पॉइंट में आप लिखेंगे कि इसकी जैसे सकल घरेलू उत्पादन में जैसे इसका योगदान जो है वो 17 अरब डॉलर से भी ज्यादा था, ठीक है। तो ये चौथी प्रमुख विशेषता आप लिख देंगे। और इसके अलावा यूरोपीय संघ की विशेषताओं में आप लिख देंगे कि भाई जैसे यूरोपीय संघ के प्रमुख जैसे 2 सदस्य देश थे जिनको वीटो पावर प्राप्त था। वीटो पावर आपको पता होगा दोस्तों, मैं यहाँ पर मिटा के इनको लिखता हूँ। देखो यूरोपीय संघ के सदस्य थे, यूरोपीय संघ के सदस्य कौन कौन से थे, यूरोपीय संघ के सदस्य, यूरोपीय संघ
के सदस्य, यूरोपीय संघ के प्रमुख सदस्य थे दोस्तों, जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर, जैसे दो सदस्य थे, एक फ्रांस और ब्रिटेन। मैं यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन की बात कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ फ्रांस और ब्रिटेन की। ये जो फ्रांस और ब्रिटेन थे, इनको क्या मिला हुआ था दोस्तों? वीटो पावर मिला हुआ था, वीटो पावर। ठीक है, वीटो पावर मिला हुआ था, वीटो पावर। ये वीटो पावर दोस्तों कितने देशों को मिला हुआ है? तो ये वीटो पावर 5 देशों को मिला हुआ है दोस्तों। कौन कौन से देश है? ABCFR। ठीक है, ABCFR। इसका क्या मतलब हुआ? ए से आपको ध्यान रखना अमेरिका, बी से आपको ध्यान रखना ब्रिटेन, सी से आपको ध्यान रखना चीन, एफ से आपको ध्यान रखना फ्रांस और आर से आपको ध्यान रखना रूस। यानी 5 देशों को वीटो पावर प्राप्त यानी मिला हुआ है। इसके अलावा वीटो पावर मिला हुआ है यूरोपीय संघ के प्रमुख सदस्य जैसे फ्रांस और ब्रिटेन, इन दोनों को क्या मिला हुआ है? वीटो पावर मिला हुआ है। तो ये प्रमुख विशेषता यूरोपीय संघ की है। आ रही ना बात समझ में? आ रहे ना दोस्तों? मैं तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल बता रहा हूं दोस्तों, इनको आप कॉपी में लिखते रहना, इनको अच्छे से याद करते रहना। ठीक है, अब दोस्तों यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं, ठीक है, यूरोपीय संघ का सदस्य है दोस्तों फ्रांस। ये जो फ्रांस है, ये सुरक्षा परिषद का क्या है? सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। सुरक्षा परिषद का क्या है दोस्तों? सुरक्षा परिषद का जो है वो स्थायी सदस्य है। कौन सा स्थायी सदस्य है? कौन है? फ्रांस। फ्रांस जो है दोस्तों यूरोपीय संघ का सदस्य, फ्रांस जो है वो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो ये प्रमुख विशेषताओं के अंदर आप इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे। आ रही बात समझ में? इसके अलावा वीटो पावर मिला हुआ है दोस्तों 2 देशों को, फ्रांस और ब्रिटेन। यूरोपीय संघ के 2 देश है फ्रांस ब्रिटेन, जिनको वीटो पावर मिला हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख देना दोस्तों यूरोपीय संघ की प्रमुख विशेषताओं में। किसमें? प्रमुख विशेषताओं में। अब मैं बात करता हूं दोस्तों प्रमुख कमियां की, कि भाई आखिर यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियां कौन कौन सी है? कमियां की विशेषता तो हो गई, अब प्रमुख कमियों की बात करते हैं कि भाई यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियां कौन कौन से हो सकती हैं। देखो दोस्तों, यूरोपीय संघ के सदस्य जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ठीक है, ये तो सब में है दोस्तों, यूरोपीय संघ के सदस्य जो है वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये पहली प्रमुख कमी होगी। दूसरी कमी आप लिख सकते हैं कि यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी जैसे विदेश और रक्षा नीति है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है, जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ हो जाती है। ये प्रमुख दूसरी कमी हो गई। तीसरे आप लिखेंगे प्रमुख, जैसे दोस्तों आपको पता होगा इराक पर हमला हुआ था। ठीक है, तो इराक पर हमला हुआ था, यूरोपीय संघ का सदस्य इराक, तो इराक पर हमला हुआ था, जिसमें ब्रिटेन ने तो इराक का साथ दिया था, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया था। तो ये प्रमुख क्या है? यूरोपीय संघ की प्रमुख कमियां हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, और जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा उनके समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप रट्टा लगा कर चले जाना, बिल्कुल आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये प्रमुख दोस्तों आपको अच्छे से मैंने समझा दिया है। यहाँ पर पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर था, दूसरा चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, और तीसरा सत्ता के वैकल्पिक के अंदर इनसे बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपके सामने निबंधात्मक क्वेश्चन के साथ वापस वीडियो में मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में कल वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए। ठीक है, आप इसी प्रकार से सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। ठीक है, वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, चलो मिला नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।